ठीक है, पेन नीचे करना। हाँ हाँ। पेन जो है सिलेक्ट हो चुका है। अच्छा, अब आपको पी दबाना है और ये करना है, पी दबा के स्टार्ट कर देना। पी दबा के स्टार्ट कर देना है। चलो ठीक है सर। और इसको मैं बंद कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, ओके। मैं अंदर से करूँ, क्लोज मत करूँ? क्लोज कर दो क्या? हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र सिंह भाटिया, चंडीगढ़ कैरियर ग्रुप में आप लोग को स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे कॉम्पिटिटिव लेवल के हिसाब से। तो मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमको किसी भी एग्जाम्स में अगर हमको निकालना है तो मतलब वोकेबुलरी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ग्रामेटिकल पार्ट भी हमको मालूम होना चाहिए, ओवरऑल हमको इंग्लिश का सारा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इंग्लिश चूंकि एक एंडलेस है तो हम 100% तो नहीं हो सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि हम कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आज आप लोग के लिए निकाले हैं और उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है आपका फाइंड द एरर। देखिए, फाइंड द एरर का मतलब होता है गलती ढूंढना। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये भी आता है, कई बार मुझे क्वेश्चन भी करते हैं, सर हमको एरर कैसे ढूंढे, पूरा ग्रामर क्लियर करें, वोकैब क्लियर करें या सारा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं कि आपका सारा ग्रामर क्लियर होगा तो ही आपको वोकैब मिलेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ग्रामर आप कितना पढ़ लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, देखो एक सिंपल सा सेंटेंस लिखता हूँ मैं, ही इज़ ए गुड बॉय। ठीक है, ही इज़ ए गुड बॉय। अब अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो अगर आप बोलोगे किस टॉपिक का है, तो अगर आप बात करोगे तो ही को इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। ए मतलब आर्टिकल होता है, गुड मतलब एडजेक्टिव होता है, बॉय मतलब नाउन होता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 5 टॉपिक के क्वेश्चन एक ही सेंटेंस में आ गए हैं। तो ऐसा कितना क्लियर करते जाओगे, तो उससे बेहतर ये है कि हमको सीधा एरर का ही प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन में। अब हमारा क्वेश्चन है आपका, द अमेरिकन स्पीक डिफरेंट फ्रॉम अस दो अवर ग्रामर इज द सेम। ठीक है, सबसे पहले तो आपकी रीडिंग स्पीड अच्छा होना चाहिए और ये सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए ही आ सकती है। अब देखिए, द अमेरिकन स्पीक, स्पीक मतलब होता है वर्ब। ठीक है, वर्ब। तो वर्ब की क्वालिटी जो बताता है उसको इंग्लिश में ना एडवर्ब बोलते हैं। वर्ब की क्वालिटी, एडवर्ब का मतलब ये होता है क्वालिटी ऑफ वर्ब। एडवर्ब को हिंदी में ना क्रिया विशेषण बोला जाता है। तो एडवर्ब मतलब क्वालिटी ऑफ वर्ब, मतलब ये वर्ब की क्वालिटी बताता है, वर्ब की क्वालिटी। ठीक है, जैसे अगर आप बोलोगे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसा लिखते हो स्पीक स्लो, तो आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि आपने बोला स्पीक वर्ब है और वर्ब की क्वालिटी बताने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एडवर्ब। और एडवर्ब कब बनेगा, जब उसमें क्या लगेगा, एल वाई। एडवर्ब में ना एल वाई लगाया जाता है, एल वाई। तो सेम आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर आपने वर्ड यूज किया हुआ है स्पीक। ठीक है, स्पीक मतलब होता है वर्ब और वर्ब की क्वालिटी बताने वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं, हिंदी में क्रिया विशेषण। तो डिफरेंट नहीं होगा यहाँ पर, डिफरेंटली होना चाहिए था, उसमें एल वाई लगना चाहिए था। मीन्स आपका सेकंड पार्ट आपका गलत है, दिस इज योर एरर। तो फाइंड एरर में हमको कौन से पार्ट में गलती है वही हमको बताना है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए, तो आप एरर को ढूंढ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बी पार्ट आपका गलत है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, एवरी वन विजिटिंग द हाउस आज द यंग गर्ल हाउ कुड शी किल द वुल सिंगल हैंड विदाउट ए वीपन। इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस के बीच में लगा हुआ है हाउ। ठीक है, हाउ सेंटेंस के बीच में लगा है। एक्चुअल में हाउ क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स। लेकिन ये सेंटेंस के लगा है बीच में, हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द बोलते हैं। तो ये जितने भी वाट, वैन, वेयर, विच, वाई, ऐसे जितने भी वर्ड होते हैं, अगर ये सेंटेंस के बीच में लगे तो ना ये कंजक्शन बन जाते हैं, कंजक्शन।
कंजक्शन क्या होता है, दो सेंटेंस को जोड़ने वाले को कंजक्शन बोलते हैं, ठीक है। दो सेंटेंस को जब जोड़ते हैं उसको इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं। जैसे मैं बोलूँगा राजू एंड सुनील, तो दोनों को एंड ने जोड़ा है। अगर मैं बोलता हूँ राजू और सुनील, तो दोनों के और ने जोड़ा है, तो ये एंड और तुम्हारा कंजक्शन कहलाएगा। तो कंजक्शन का एक रूल होता है, एक फार्मूला होता है। कंजक्शन के बाद ना सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है। जैसे तुम क्यों आए हो, मैं बोलूँगा वाई हैव यू कम। लेकिन अगर मैं बोलूँगा मैं जानता हूँ तुम क्यों आए हो, अगर मैं बोलूँगा आई नो वाई हैव यू कम, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो मैं गलत हूँ, मैंने सही नहीं किया, गलत गलत रॉन्ग है मेरा क्वेश्चन। तो आई नो वाई हैव यू कम नहीं, आई नो वाई यू हैव कम होगा, ये वाई यू हैव कम, ठीक है। क्यों, क्योंकि वाई यहाँ पर कंजक्शन बन गया, और कंजक्शन के बाद पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ वाई हैव यू कम तो रॉन्ग है, मुझे क्या बोलना पड़ेगा, वाई यू हैव कम। तो यही मिस्टेक आपकी इस क्वेश्चन में हुई है। अब इस क्वेश्चन में आ जाओ, यहाँ पर हाउ के बाद लिखा है कुड, फिर लिखा है शी, तो सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब बाद में आएगा, ठीक है। कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट आता है, बाद में वर्ब, मतलब कुड शी नहीं, शी कुड होना चाहिए। तो आपका सेकंड पार्ट जो है आपका बी पार्ट में आपकी एरर है, दिस इज योर रॉन्ग, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। आई एम वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 ईयर बट नाउ आई एम वर्क फॉर ए डिफरेंट कंपनी। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो एक टेंस का यूज किया गया है, ठीक है। अगर आपने टेंस को पढ़ा है या सुना है तो आपको मालूम होगा, एक टेंस होता है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंग्लिश में होते हैं 12 टेंस, और उसमें से एक टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूएशन में क्या होता है, जैसे मैं खेल रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलते हैं आई एम प्लेइंग। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ मैं सुबह से खेल रहा हूँ, तो मैं फिर आई एम प्लेइंग नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन प्लेइंग, आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। मैं सुबह से खेल रहा हूँ तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर तुम्हारा समय आ गया है, इस क्वेश्चन में टाइम का यूज कर लिया। तो जहां पर भी क्वेश्चन में टाइम लगता है, वहां क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब में इज एम आर नहीं लगता, हैव बीन लगता है, आई के साथ हैव लगता है, इसलिए क्या लगेगा, आई हैव बीन वर्किंग होगा। आई हैव बीन वर्किंग दैट ऑर्गेनाइजेशन फॉर 5 ईयर्स, मतलब आपके पहले वाले पार्ट में एरर था, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्ट्स देन दोस ऑफ अदर। सबको पहले अपना फॉल्ट देखना चाहिए, तब दूसरों का देखना चाहिए। अब देखो, अगर क्वेश्चन आई से शुरू होता है तो हम लोग माई यूज करते हैं, अगर वी से शुरू होता है तो वी का आवर होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। आई का माई, वी का आवर, यू का यूअर होता है, दे का देयर होता है, ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट को पॉजिटिव प्रोनाउन बोला जाता है, जिसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं सिर्फ टॉपिक प्रोनाउन के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम सारे क्वेश्चन प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको प्रोनाउन में कभी कोई गलती आपसे नहीं होगी। अच्छा, आई का माई, वी का अवर, यू का यूअर, दे का देयर, इनको ये एक्चुअल में ये जो पार्ट है इसको इंग्लिश में सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और आई का माई बनता है तो ये अधिकार बताता है, इसको पॉजिटिव प्रोनाउन बोला जाता है। अब होता क्या, आपने क्वेश्चन शुरू किया है वन से, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला आई का माई बनता है, वी का अवर बनता है, तो ये जो वन से शुरू करोगे ना, तो वन का ना वंस बनता है, वन का क्या बनता है, वंस। तो क्वेश्चन में लगा यहाँ पर हिस, तो हिस आपका रॉन्ग है, इसकी जगह यहाँ पर वंस आएगा, ठीक है। अच्छा, हिस किसका बनता है, हिस ना ही का बनता है। अगर क्वेश्चन ही से शुरू करोगे तो ही का क्या बनता है, हिस बनता है, तो वन का क्या बनेगा, वन। मतलब आपके पहले पार्ट में ही आपकी गलती है। अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दिलीप हैज स्पेंट 6 years इन रांची बट स्टिल ही डज नॉट नो मेनी पार्ट्स ऑफ द सिटी। अब ये जो हमारा क्वेश्चन है, दिलीप के बाद लिखा है हैज। ये हैज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए, एक होता है आपका हैज, एक होता है आपका हैव, और एक होता है आपका हैड। ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब है। ये तीनों के बाद ना हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, V3 आएगा। हैज होता है, हैव होता है, हैड होता है, तीनों के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब हम क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन के बाद लिखा है यहाँ पर स्पेंड लिखा हुआ है, और मैंने आपको क्या बोला, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पर स्पेंड नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा स्पेंट। दिलीप हैज स्पेंट 6 years इन रांची। हैज के बाद हम लोग V3 यूज करते हैं, और आपको V3 का यूज करना है। अगर आप बोलोगे हैज
प्ले क्रिकेट, ठीक है। अगर आप बोलते हो हैज़ प्ले क्रिकेट तो आपने रॉन्ग लिखा है या रॉन्ग बोला है। हैज़ प्ले नहीं होता, क्या होता है, हैज़ प्लेड होता है। तो हमको ध्यान रखना है हैज़ एवर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। फाइंड द एरर में छोटी छोटी चीज़ों में बड़ा ध्यान देना पड़ता है, वही तो एरर होते हैं। अब आते हैं हम वोकेबलरी पे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, हमको वोकेबलरी की क्लास डेली प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो हमारी क्लास में ऐसा कोई क्लास नहीं होगा जिसमें वोकेब का प्रैक्टिस ना हो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बिना वोकेब के कोई भी एग्जाम आप क्रैक नहीं कर सकते। और अगर आपका वोकेब स्ट्रॉन्ग है तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसको आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर कोई भी एग्जाम निकालना है तो वोकेब का प्रैक्टिस करना है, और वो डेली करना है। ऐसा ही क्या 2 दिन से वोकेब याद नहीं होते हैं, ठीक है। अब जैसे पहला वर्ड लिखा है मैंने लैंकी, तो सबसे पहले तो हमको इसका मतलब पता होना चाहिए। लैंकी, लैंकी का मतलब होता है कमज़ोर। कमज़ोर को ना इंग्लिश में प्यूनी भी बोलते हैं, ठीक है। कमज़ोर को इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है फ्रेल, ये इसका मतलब भी कमज़ोर होता है। और एक वर्ड और आता है लीन, पतला दुबला, कमज़ोर के लिए वर्ड आता है, तो इनका मतलब होता है कमज़ोर। अब इन चारों में ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब होता है कमज़ोर? वो जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका फीबल। फीबल का मतलब भी कमज़ोर होता है। अच्छा, फ्रिक्स मतलब होता है तलाशी लेना। फ्रिक्स मतलब तलाशी लेना होता है। एमिनेंट मतलब होता है फेमस। एमिनेंट मतलब फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है। और फियास्को मतलब होता है बिग फेल्यूअर, ठीक है। फियास्को का मतलब होता है बिग फेल्यूअर, बहुत बड़ी असफलता, उसको इंग्लिश में फियास्को बोलते हैं, बिग फेल्यूअर। लेकिन क्वेश्चन में बोला है लैंकी, तो लैंकी मतलब होता है कमजोर, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा फीवर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। लैंकी कमजोर, फिक्स मतलब तलाशी लेना, फीवर मतलब कमजोर, एमिनेंट मतलब फेमस, फियास्को मतलब होता है बिग फेल्यूअर, बहुत बड़ी असफलता, जिसको हम बोलते हैं फेल्यूअर। अगला है आपका एम्पल, ठीक है। नीनी, एफ्लुएंस, पीजेंट और एब्जेक्ट। एम्पल मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ, ठीक है। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त। सबसे पहला वर्ड आपका दिया है नीनी। नीनी का मतलब होता है बेवकूफ, मूर्ख, ठीक है। बेवकूफ मूर्ख के लिए इंग्लिश में ये वर्ड भी आता है रैश, इसको भी बेवकूफ बोलते हैं, RAS रैश। और एक वर्ड ये भी आता है बेवकूफ के लिए, बार्मी। बार्मी मतलब भी बेवकूफ होता है। और एक इंग्लिश में एक ये वर्ड भी आता है बुअर। बुअर मतलब भी बेवकूफ होता है, बुद्धू होता है, ठीक है। एक वर्ड आता है निनकम्पू, ये निनकम्पू मतलब भी बेवकूफ होता है। तो ये सारे बेवकूफ ही है, ठीक है। और एक वर्ड सुना होगा आपने मॉरन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्जाम में बहुत आता है मॉरन वर्ड। मॉरन मतलब स्टूपिड होता है, बेवकूफ होता है। तो कुल मिला के इन सबका मीनिंग तो सेम है, सबका मतलब बेवकूफ ही है। अब हमको इन चारों में बेवकूफ ढूंढना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा एब्जेक्ट होगा। अच्छा, एब्जेक्ट का एक मीनिंग दुष्ट भी होता है और एक बेवकूफ भी होता है, दोनों लिख लीजिएगा। अच्छा सॉरी, एब्जेक्ट मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है। तो एम्पल का मतलब होता है आपका पर्याप्त, एब्जेक्ट का मतलब होता है पर्याप्त। एफ्लुएंस मतलब लिख लो अमीरी, एफ्लुएंस मतलब अमीरी होता है। पीजेंट मतलब किसान होता है, पीजेंट मतलब होता है किसान, फार्मर। एब्जेक्ट मतलब पर्याप्त भी होता है और एक मतलब इसका दुष्ट भी होता है ना, ब्रूटल बोलते हैं जिसको। तो करेक्ट आंसर होगा आपका एब्जेक्ट। उसके बाद अगला वर्ड है आपका कास्टिगेट, ठीक है। कास्टिगेट, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि हमको ये कास्टिगेट वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। कास्टिगेट, ठीक है। पहला वर्ड है आपका मिटिगेट। मिटिगेट का मतलब लिख लो कम करना, मिटिगेट, जिसको इंग्लिश में लेसन भी बोलते हैं। लेसन मतलब भी कम करना, रिड्यूस करना। ऑगमेंट उसका उल्टा है, ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना, इंक्रीज करना, वृद्धि करना। ऑगमेंट मतलब होता है बढ़ाना। स्कोल्ड मतलब डांटना, और लैक्स मतलब होता है लापरवाह। लापरवाह को इंग्लिश में ना रेमिस भी बोला जाता है, रेमिस। और एक वर्ड और आता है लापरवाह के लिए, हीडलेस। ये हीडलेस मतलब भी लापरवाही होता है, ठीक है। लैक्स हो गया, रेमिस हो गया, हीडलेस हो गया, केयरलेस। अच्छा, मिटिगेट कम करना, ऑगमेंट बढ़ाना, स्कोल्ड मतलब डांटना, तो कास्टिगेट का मतलब डांटना ही होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कहलाएगा स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब डांटना, तो कास्टिगेट का आंसर हो जाएगा स्कोल्ड। उसके बाद आपका हो जाएगा स्टिंजी। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस, ठीक है। स्टिंजी मतलब होता है कंजूस। कंजूस को ना इंग्लिश में फ्रूगल भी बोलते हैं, फ्रूगल। और एक वर्ड और आता है निगाड़। ये निगाड़ मतलब भी कंजूस होता है। और एक कॉमन वर्ड जो अभी तक हम सुनते आते हैं, माइजर, कंजूस, कंजूस आदमी, माइजर वर्ड यूज करते हैं उसके लिए।
तो ये सब का मतलब होता है कंजूस, बट ऑप्शन में इसमें से एक भी नहीं दिया है। स्टिंजी तो दिया चलो क्वेश्चन में, बट बाकी ऑप्शन में कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी हमारा निगाड़ है उसमें, चलो अच्छी बात है। तो स्टिंजी मतलब होता है कंजूस, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका निगाड़, ठीक है। अच्छा, फीबल मतलब कमजोर होता है, और फियास्को मतलब होता है बिग फेल्यूर, बहुत बड़ी असफलता। वेन, वेन का मतलब लिख लो बेकार, यूजलेस। अच्छा, बेकार यूजलेस को ना इंग्लिश में फ्यूटाइल भी बोलते हैं, फ्यूटाइल। और एक वर्ड आता है पाल्ट्री, ये पाल्ट्री मतलब भी बेकार होता है, यूजलेस होता है, ठीक है। ये जो ग्रुपिंग वर्ड्स होते हैं ना, जो सेम मीनिंग वर्ड, सिमिलर वर्ड, जिसको हिंदी में पर्यायवाची के रूप में जो लेते हैं, वो सब आप एक तरफ करते जाइएगा, उससे आपको वोकैब बहुत जल्दी याद होंगे। वोकैब याद करने का सबसे ईजी तरीका यही होता है, मिलते जुलते वर्ड को एक तरफ करो। जैसे मैंने आपको 4 वर्ड बता दिए कंजूस के, कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब कंजूस है, इसी में उसको ऐड कीजिए, वो आपको सारे एक साथ याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे ईजी तरीका यही है वोकैब याद करने का। तो स्टिंजी मतलब कंजूस होता है, निगाड़ मतलब भी कंजूस होता है, फीबल मतलब कमजोर, फियास्को मतलब बहुत बड़ी असफलता, वेन मतलब बेकार, यूजलेस, बिना काम का। तो स्टिंजी का जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका निगाड़। नेक्स्ट वर्ड है आपका ब्रूटल, ठीक है। ब्रूटल बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंग्लिश में कुछ वो क्या वैसे जो एग्जाम में लगभग आते ही रहते हैं, उन्हीं में से एक वर्ड आपका ब्रूटल भी है। देखो, ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी, दुष्ट। निर्दयी दुष्ट को इंग्लिश में एक तो आपका रूथलेस बोलते हैं, जो आपके ऑप्शन में दिया है। दुष्ट को ये भी बोलते हैं स्टोनी, और दुष्ट को बोलते हैं टायरेनी, ठीक है। और दुष्ट के लिए इंग्लिश में एक वर्ड आता है कैलस। ये सब का मतलब भी दुष्ट होता है, निर्दयी होता है। तो मैंने आपको 5 दुष्ट मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, ब्रूटल, रूथलेस, स्टोनी, टायरेनी, कैलस। अब अगर ये वर्ड अगर आपने पहली बार सुने तो आपको इनको बार बार पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको याद होंगे, एक बार में वो कभी याद नहीं होते हैं। ब्रूटल मतलब निर्दयी, तो रूथलेस मतलब भी निर्दयी। अच्छा, ओवरकम मतलब होता है विक्ट्री, जीत जाना, ठीक है। ओवरकम मतलब होता है विक्ट्री, जिसको इंग्लिश में ये भी बोलते हैं ट्रिम्प। ट्रिम्प मतलब भी विक्ट्री होता है। इर्क मतलब होता है नाराज, एंग्री, जिसको इंग्लिश में रेथ बोलते हैं। और रैमिस मतलब लापरवाह, जिसके लिए मैंने आपको बताया इसको लेक्स बोला जाता है। लेकिन ब्रूटल मतलब होता है निर्दयी, दुष्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रूथलेस। सो योर करेक्ट आंसर इज नंबर बी, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका दिया है बीट्रे। बीट्रे मतलब होता है धोखा। इंग्लिश में धोखा के लिए काफ़ी सारे वर्ड हैं। एक वर्ड आपका डिसीव होता है, एक आता है आपका हॉक्स, एक आता है आपका बीट्रे, बीट्रे मतलब भी धोखा होता है। एक वर्ड होता है बिगिल, बिगिल मतलब भी धोखा होता है, ठीक है। सबके मतलब धोखा ही है। और कॉमन वर्ड हम सुनते हैं चीट, ठीक है, या हम बोलते हैं फ्रॉड, ये सब भी धोखा ही होता है। तो डिसीव मतलब धोखा, बीट्रे मतलब धोखा, हॉक्स मतलब धोखा, और एक वर्ड और आता है धोखा के लिए ड्यूप, DUPE, इसका मतलब भी धोखा ही होता है। थोड़ा फर्क होता है। डिसीव मतलब कहने का धोखा होता है, जैसे किसी ने कहा डॉक्टर है, पता चला वो कंपाउंडर भी नहीं है। ड्यूप मतलब वस्तुओं के लेन देन में धोखा होता है, किसी ने आपको सोना बोल के चांदी पकड़ा दिया, ठीक है। तो ये सब धोखा ही होता है। लेकिन क्वेश्चन में इसे इतना फर्क नहीं पड़ता, धोखा मतलब धोखा ही है, इतना डीपली धोखा आपसे नहीं पूछेगा। अब बिट्रे मतलब धोखा होता है। इन चारों में धोखा ढूंढना है। इन चारों में देखो, पहला इसको एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करो। स्कोल्ड मतलब धोखा नहीं हो सकता, क्योंकि स्कोल्ड मतलब तो डांटना होता है। लेक्स मतलब लापरवाह होता है। फ्यूटाइल मैंने आपको बताया था बेकार, यूजलेस होता है, मतलब ये तीनों धोखा नहीं है। हम्बग मतलब धोखा। तो कभी कभी कैसा क्या होता है, हमको आंसर नहीं पता, लेकिन हमको ये पता कि ये 3 आंसर नहीं है। अगर ये 3 नहीं है तो मतलब बचा हुआ आंसर है। इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, है ना। कभी कभी इसको भी यूज कर सकते हैं। तो बिट्रे का धोखा आंसर हो जाएगा हम्बग। अगला क्वेश्चन एक वन वर्ड है, तो वन वर्ड भी आपका वोकैब से रिलेटेड ही होता है। ए पर्सन हु इज टॉकेटिव मतलब ऐसा इंसान जो ज़्यादा बोलता है, ज़्यादा बोलने वाले को, ठीक है। ए पर्सन हु इज टॉकेटिव, ठीक है। ज़्यादा बोलने वाले के लिए हमारे पास 2 वर्ड आता है। एक तो आपका एक्सपिएट है, और एक वर्ड लिख लो आप लोग गैलस, ठीक है। और एक वर्ड आता है लोकेशियस, गैलस, लोकेशियस, इसका मतलब ही ज़्यादा बोलने वाला है। ज़्यादा बोलने वाले को इंग्लिश में ना वॉल्यूबल भी बोलते हैं, वॉल्यूबल, इसका मतलब ही ज़्यादा बोलने वाला, ठीक है। बहुत सारे वर्ड है इंग्लिश में ज़्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव। इसी का उल्टा कम बोलने वाला है, जिसको इंग्लिश में ना टैसीटर्न बोलते हैं। टैसीटर्न मतलब होता है कम बोलने वाला। अच्छा, गेस्ट मतलब होता है हवा का झोंका, ये गस्ट मतलब होता है हवा का झोंका। मैनिफेस्टो मतलब होता है घोषणा पत्र, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र।
बुक वर्म मतलब होता है किताबी कीड़ा, जिसको इंग्लिश में ना बिब्लियोफाइल भी बोलते हैं, है ना, बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मतलब भी होता है किताबी कीड़ा। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, एक्सपिएट। अगला क्वेश्चन है वी मस्ट इल्ड। इल्ड मतलब होता है समर्पण करना, सरेंडर करना। ठीक है, इल्ड मतलब समर्पण करना, सरेंडर करना। ये इल्ड इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड है जिसका प्रीपोजिशन फिक्स होता है, उसी में से एक वर्ड ना आपका इल्ड है। इल्ड के साथ ना हमेशा और हमेशा टू को लगाया जाता है। इल्ड मतलब समर्पण करना, सरेंडर करना, तो इल्ड के साथ टू लगता है और वही हमेशा लगेगा। एनिमी मतलब होता है दुश्मन। उसके बाद लिखा है यू वर डिप्राइव्ड। डिप्राइव मतलब होता है छीन लेना, राइट्स मतलब होता है अधिकार। ठीक है, डिप्राइव मतलब होता है छीन लेना, राइट्स मतलब होता है अधिकार। तो डिप्राइव के साथ हमेशा क्या लगता है, ऑफ लगता है डिप्राइव्ड के बाद। डिप्राइव मतलब छीन लेना, राइट्स मतलब अधिकार। जिस सेंटेंस में जो वोकैब मिलता है उसको बिल्कुल कॉपी में नोट करते आइएगा, क्योंकि वोकैब ऐसे ही ठीक हो सकता है। अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में सारे वोकैब अच्छे कर लूँ, तो नहीं हो सकता, वो सब टाइम के साथ ही होगा। तो अगर मैं कोई सेंटेंस में कोई वोकैब बताता हूँ, आपको उसका मतलब नहीं पता था, तो तुरंत उस कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, डिप्राइव के बाद हमेशा क्या लगता है। अब इंग्लिश में कुछ वर्ड है जिनके बाद ना हमेशा ऑफ ही लगता है, और लगाना भी जरूरी है। जैसे एक वर्ड देता हूँ मैं, इंस्पाइट, इसका मतलब के बावजूद, इसके बाद भी ऑफ लगता है। ठीक है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कंसिस्ट, ये कंसिस्ट के बाद भी हमेशा ऑफ लगता है। अफ्रेड के बाद ऑफ लगता है, फॉन्ट के बाद ऑफ लगता है। तो इनके साथ फिक्स है कि ये वर्ड आएगा मतलब ऑफ तो लगना ही लगना है। ठीक है, इसको फिक्स प्रीपोजिशन बोलते हैं, और एग्जाम में ना फिक्स प्रीपोजिशन के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, वी डैश हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। देखो, अगर हम बोलेंगे चाहिए, तो चाहिए के रूप में तो आप शुड भी लेते हो, चाहिए के रूप में ऑट टू भी लेते हैं, और चाहिए के रूप में हम लोग मस्ट भी लेते हैं। ये तीनों को चाहिए में ही लेते हैं, ये सब मॉडल है। लेकिन डिफरेंस है जैसे मैं बोलूँगा तुम्हें इंग्लिश सीखना चाहिए, और मैं बोलूँगा तुम्हें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं बोलूँगा तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, तो तुम्हारी एक मोरल ड्यूटी है, मतलब वो नैतिक कर्तव्य में आ जाता है। जैसे हमें ट्रैफिक के नियम का पालन करना चाहिए, हमें अपने बड़ों को कहना मानना चाहिए, हमें जानवर को तंग नहीं करना चाहिए। तो ये सब हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो मोरल ड्यूटी। तो जहाँ पर हम नैतिक कर्तव्य की बात करते हैं, वहाँ पर इंग्लिश में ना ऑट टू लगाते हैं। और शुड का यूज़ ना सलाह के लिए यूज़ करते हैं। यूज़ तो खैर होगा नहीं, यूज टेंस पास्ट टेंस की आदत को बताया जाता है, हैबिट को। आई यूज टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोला करता था। आई यूज टू वेक अप अर्ली, मैं जल्दी उठा करता था। अब कैम मतलब सकता है, आई कैन ड्राइव अ कार, मैं कार चला सकता हूँ, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पर। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमें गरीबों की मदद करना चाहिए, मतलब एक नैतिक कर्तव्य, ये मोरल ड्यूटी में आता है हमारा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑट। अच्छा, ऑट वाले क्वेश्चन में एक खास ध्यान रखना, इसके साथ हमेशा टू लगता है। एग्जाम में क्वेश्चन आया था और डैश के बाद ना टू लगा दिया था। ऑप्शन में शूट दिया था, और टू दिया था, मस्ट भी दिया था, तीन ऑप्शन में दिए थे, तो तीनों का पहचान तो चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन में लगा था टू, तो सिर्फ इकलौता मॉडल है ऑट, इनके साथ टू लगता है, बाकी किसी मॉडल के साथ टू नहीं लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शी डैश हर ऑर्नामेंट्स टू पे हर डेब्ट्स। तो पहला ऑप्शन है राइट ऑफ, कैरी ऑफ, डिस्पोज ऑफ। सबसे पहले तो हमको इनके मतलब पता होना चाहिए। राइट ऑफ मतलब होता है समाप्त होना, नष्ट होना, खत्म होना, राइट ऑफ। कैरी ऑफ मतलब होता है जीतना, विक्ट्री, जिसको मैंने आपको बताया था ट्रिम भी बोला जाता है। और जीतना को ओवरकम भी बोलते हैं, ओवरकम। कैरी ऑफ मतलब जीत जाना। डिस्पोज ऑफ मतलब होता है बेचना। ठीक है, पुट ऑफ मतलब होता है कैंसिल करना, रद्द करना। कैंसिल करना के लिए ना ये फायदा वर्ब भी आता है, कॉल ऑफ, इसका मतलब भी कैंसिल करना होता है। अच्छा, पुट ऑफ योर शूज भी होता है, जूते उतारने के लिए भी पुट ऑफ का यूज करते हैं। अब शी डैश आर ऑर्नामेंट्स टू पे हर डेट, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पोज ऑफ, मतलब बेचना। उसने अपने कर चुकाने के लिए अपने ऑर्नामेंट बेच दिए। डिस्पोज ऑफ मतलब बेचना। सर्च इन द डार्क, अंधेरे में ढूंढना। अंधेरे में ढूंढना को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रुप। ग्रुप मतलब होता है अंधेरे में टटोलना, अंधेरे में ढूंढना। पहला लिखा है क्विस्ट, क्विस्ट मतलब होती है तलाश, खोज। सेकंड लिखा है वैनल, वैनल मतलब होता है लालची, ग्रीडी। वैनल मतलब होता है लालची सोम्बर मतलब होता है उदास। उदास को इंग्लिश में ये भी बोलते हैं सल्की। अच्छा, उदास को ड्रीडी भी बोलते हैं, और उदास को इंग्लिश में बोलते हैं पेंसिव, है ना। उदास को इंग्लिश में बोलते हैं एक विस्ट फूल।
विशफुल, ये सब का मतलब भी उदास होता है, चारों उदास है ये। और ग्रुप मतलब होता है अंधेरे में ढूंढना, जो कि आपका आंसर था। क्वेश्चन में था सर्च इन द डार्क, अंधेरे में ढूंढने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आंसर होगा ग्रुप। फियर ऑफ स्नैक, सांप से डर। चारों वर्ड में आपका लगा है फोबिया, है ना। फोबिया मतलब ही डर होता है। ये एक ऐसा डर होता है, काल्पनिक डर होता है, एक्चुअल में होता नहीं है, बस मन में हो गया। जैसे किसी ने कोई गाड़ी चलाई, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो उसने मन में डर बैठा लिया कि मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा, क्योंकि गाड़ी चलाऊंगा तो मैं एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे कोई चलते चलते गिर गया तो वो चलना ही छोड़ देता है, बोलता है मैं चलूंगा और गिर जाऊंगा। किसी के साथ भीड़ में कोई अगर इंसिडेंट हो गया तो वो भीड़ में जाना ही छोड़ देगा, वो हमेशा ये मन में रहेगा कि मैं भीड़ में जाऊंगा तो मेरा कुछ हो जाएगा। तो ये सब काल्पनिक डर होता है, एक बार हो गया तो दोबारा नहीं होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके मन में बैठ गया तो वो काम वो करता ही नहीं है। किसी को कुत्ते ने काट लिया तो कुत्ते से डर गया, जब भी कुत्ता देखा वो भाग गया वहाँ से, ठीक है। लेकिन फियर ऑफ इसने पता सांप से डर, तो पहला तो लिखा है साइनोफोबिया, ये आता है डॉग के लिए, कुत्ते से डर। सेकंड लिखा है पायरोफोबिया, ये आता है आग के लिए, फियर ऑफ फायर। उसके बाद लिखा है नेक्टोफोबिया, इसका मतलब होता है अंधेरे से डर, जिसको डार्कनेस बोलते हैं। ऑफियोफोबिया तुम्हारा आंसर है। ऑफियोफोबिया मतलब फियर ऑफ स्नैक, सांप से डर। फोबिया मतलब डर, तो फियर ऑफ स्नैक बोले, आंसर होगा ऑफियोफोबिया। अगला क्वेश्चन एक इडियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैंने आपको जैसे कहा कि हमको वोकैब के साथ साथ अपने इडियम्स को भी स्ट्रॉन्ग करना है। इडियम इज आल्सो ए पार्ट ऑफ वोकैब। स्टफ पर्सन, देखिए इडियम्स में ना सबसे पहले आप इडियम्स को कभी भी जमाने मत जाइएगा, क्योंकि अगर आप जो सोचोगे मतलब उसके आसपास भी नहीं होगा। जैसे मैं एक इडियम लिखता हूँ, ए वाइट एलिफेंट, है ना। अब आपने बोला, जैसे अगर आपने बोला दिस पेन इज अ वाइट एलिफेंट, अब यह पेन सफ़ेद हाथी कैसे होगा? तो वाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगी वस्तु, है ना। तो वाइट मतलब सफ़ेद, एलिफेंट मतलब हाथी, तो पेन तो सफ़ेद हाथी हो नहीं सकता। वाइट एलिफेंट मतलब होता है महंगी वस्तु। जैसे यू आर डार्क हॉर्स, मैंने आपको एक इडियम बोला, यू आर डार्क हॉर्स, ठीक है। यू आर डार्क हॉर्स, डार्क मतलब अंधेरा, हॉर्स मतलब घोड़ा, तो तुम अंधेरे में घोड़ा तो हो नहीं जाओगे, मतलब तुम छुपे रुस्तम। तो स्टफ्ड पर्सन, इसका मतलब होता है शोई पर्सन, दिखावा करने वाला इंसान। फ्यूटाइल पर्सन मतलब होता है यूजलेस पर्सन, बेकार आदमी जिसका कोई यूज नहीं है। फ्रस्ट्रेट मतलब निराश, हैप्पी मतलब हैप्पी होता है, प्रसन्न। लेकिन क्वेश्चन में बोला स्टफ्ड पर्सन, इसलिए करेक्ट आंसर होगा शोई पर्सन, दिखावा करने वाला इंसान। स्पीक इंग्लिश लेस ही डैश रिजेक्ट, इस क्वेश्चन में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है लेस। ये एक ऐसा वर्ड है जो लगभग एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन आता ही है, ठीक है, लेस। अब ये लेस में आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं, बस के पेयर पे ध्यान देना है। जैसे मैं अगर बोलता हूँ नॉट ओनली, तो हम लोग बोलते हैं बट आल्सो। मैं बोलता हूँ नाइदर, तो हमारे दिमाग में नॉर आता है। मैं बोलता हूँ आइदर, तो हम लोग और बोलते हैं, क्योंकि वो उसके पेयर है। लेकिन इसका भी एक पेयर है, हमको पता नहीं है। लेस के साथ सिर्फ एक ही पेयर बनता है, और वो इकलौता पहला और आखिरी पेयर किसका है? शुड का है। लेस के साथ हमेशा शुड लगेगा। हाँ, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? शुड होगा। 3 पेयर होते हैं, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, नाइदर, नॉर, आइदर, और कुछ गिने चुने इंग्लिश में पेयर है। उसको पेयर ऑफ कंजक्शन बोलते हैं। जो पेयर वाले सेंटेंस होते हैं ना, उसको इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ कंजक्शन, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफ़ी पसंद आए होंगे, और कॉम्पिटिटिव लेवल में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हमको फाइंड देयर, वोकेबलरी, सब चीज़ को साथ लेके चलना है। और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्रीहेंशन आता है, तो कंप्रीहेंशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ वोकैब, ठीक है। तो थैंक्स टू ऑल, और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।